चलिए, जो लोग लाइव हैं फटाफट मैसेज करिए। जो लोग लाइव हैं मैसेज करें, आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए सही है। चलिए, जो लोग लाइव हैं मैसेज करें। बड़ा किचन। चलिए, आपकी क्लास को यहां से स्टार्ट किया गया है और चलिए सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। चलते हैं, आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हीट वाले टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। आज उससे आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे जल का असामान्य प्रसार। पिछले क्लास में मेटल्स के बारे में बात किए थे। अगर मेटल्स के अंदर जो असामान्य प्रसार होता है उसके बारे में उसमें देखे थे हम लोग। तीन तरह से प्रसार होता है, जो वस्तु का प्रसार होता है। एक तो आपका था यहाँ वहां पे जो वस्तु का प्रकाश था, प्रसार था रेखीय प्रसार। फिर दूसरा था क्षत्रीय प्रसार और तीसरा जो था वो है आपका आयतन प्रसार था। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का आपका है, जो जल है यानी कि जो वाटर है, उसका असामान्य प्रसार, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इस ग्राफ को अगर सीख लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपको। और ज्यादा आपको यहाँ से कुछ ज्यादा ये नहीं कि बैठ करके रटना है, इस नोट्स को बैठ करके रटना है, सिर्फ ग्राफ को समझिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं से लग जाएगा आपको। चलिए क्लोज कर दीजिए डोर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जल का असामान्य प्रसार, यानी कि जल के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वाटर का असामान्य प्रसार होता है, इधर डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, इधर तापमान है यानी कि टेम्परेचर है। तो इसमें जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का कर्व बनता है, ये कर्व बनता है। इसमें अगर हम कर्व के बारे में बात करेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह का कर्व होगा और ये आपका डेंसिटी का एक्सिस है। तो ये जो कर्व है, इस पॉइंट पे जो घनत्व होगा, ये किसके लिए है? वाटर के लिए है। वाटर का जो वाटर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, H2O के बारे में हम बात कर रहे हैं। H2O है, H2O के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाटर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर का असामान्य प्रसार देख रहे हैं। तो जैसे ही ये डेंसिटी है, ये टेम्परेचर है, ये घनत्व है, ये तापमान है। कि तापमान के बढ़ने से बताइए जल का घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा, उसका प्रसार कैसे होगा। तो अगर तापमान बढ़ाएंगे 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 तापमान, तो कहीं ना कहीं इसका जो मैक्सिमम होगा, ये घनत्व क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस पे घनत्व बढ़ेगा, इस पे तापमान बढ़ेगा। इधर आ गया तो तापमान घटेगा, इधर जाए तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घनत्व घटेगा। तो इस कर्व को देखिए, इस कर्व को सिर्फ देखिए कि इधर जा रहा है, जा रहा है, ऐसे इधर आगे बढ़ रहे हैं तो ये कर्व बढ़ेगा आगे आगे। यहां पे कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये घटेगा। देखिए इसमें घट रहा है। तो इस कर्व को देखिए, इस कर्व को देखिए, इसको देखिए, ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ रहा है, यहां पे मैक्सिमम हो गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े तो ये फिर घटना शुरू हो गया। इसमें देखिए ये घटना शुरू हो गया। तो जो जल है उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जो मैक्सिमम जो होता है जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और ये जो मैक्स होता है H2O के लिए, जो घनत्व मैक्सिमम होगा, ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो आज से याद रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, घनत्व जो होता है जल का, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मैक्सिमम होगा कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? मैक्सिमम मिलता है। और वह वैल्यू कितना होता है आप याद रखेंगे, वो वैल्यू जो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। चूंकि घनत्व है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है आपका? डेंसिटी देता है। यानी कि मास अपॉन में क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है? आयतन। आयतन ही क्या देता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या देता है? घनत्व देता है। तो ये घनत्व का यूनिट है। ये आपका एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। मैक्सिमम कब मिलेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। तो मैक्सिमम यहां है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना मिला? 1000 मिला।
ये चीज है। अगर हम ये बोलेगा कि बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं, जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये घटना शुरू हो गया। देखिए इस लाइन पे ये घटना शुरू हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जल को अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करते हैं तो बताइए उसका घनत्व क्या होगा। जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाद हीट करेंगे तो टेम्परेचर इधर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इधर बढ़ेगा तो जो घनत्व है वो हमारा घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये देखिए घटना शुरू हो गया। अगर बोलेगा कि ये जीरो है और जीरो से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान को बढ़ा रहे हैं तो बताइए घनत्व क्या होगा। तो देखिए ये बढ़ रहा है। मैक्सिमम कितने पे मिलेगा, सबसे ज्यादा जो घनत्व, मैक्सिमम घनत्व मिलेगा जो वो जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब मिलेगा। तो ये था इसका जल का असमान प्रसार। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछ लेगा कि टेम्परेचर अगर हम 0 से 4 डिग्री बढ़ाएंगे तो बताइए घनत्व क्या होगा, तब बढ़ेगा। अगर बोलेगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो घटेगा घनत्व। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ याद रखिए, भूल जाइए जल का और डेंसिटी और टेम्परेचर का जब कभी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा तो यही ग्राफ याद रखना है। ये कुछ नहीं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ग्राफ होता है इतने पे मैक्सिमम होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है, यहां पे 1000 घनत्व होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब जल के लिए होता है। आगे बढ़ेगा तो घटेगा, पीछे अगर 0 से 4 जा रहे हैं तो बढ़ेगा, 4 से ज्यादा जाएंगे तो ये घटेगा। इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे टेम्परेचर के एक्सिस को देखते हुए। तो ये था यहां पे कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं, अगर जो जल होता है, जल ही एक ऐसा सब्सटेंस है, याद रखिएगा, जल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप अगर फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, देखते होंगे बर्फ के फॉर्म में बन जाता है तो वो एक्सपेंड करता है। बाद बाकी आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिएगा, उसको अगर ठंडा कीजिएगा तो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो सिकुड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर जल है, पानी की बोतल है, उसको फ्रिज में रख दीजिएगा तो पानी का बोतल जो होता है पूरा टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल जो है बर्फ बनने के बाद एक्सपेंड करता है। सिर्फ जल के बारे में बात, जल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको फ्रिज करते हैं, जब वह बर्फ बनता है तो उस केस में क्या हो जाता है, जल बर्फ बनने के बाद वो एक्सपेंड करता है और बोतल हमारा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो कहा जाता है अत्यधिक जो ठंड प्रदेश होता है, जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां से अगर पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है तो वो पानी बर्फ बन जाता है। और कहीं कहीं पे ये केस पाया जाता है कि पाइप जो है वो फट जाता है। तो पाइप क्यों फटा, वो जल का ही कॉन्सेप्ट था कि जल जम गया, जमने के बाद एक्सपेंड कर गया, वो पाइप को क्या कर दिया, फाड़ दिया इस तरह से, यानी कि पाइप फट जाता है। तो जल ही, जल को छोड़ करके दूसरा कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसको हम उसके टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिकुड़ेगा, यानी कि वो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपेंड का मतलब था फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब था सिकुड़ जाना, इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ जल में ऐसा होता है कि जल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके टेम्परेचर को अगर हम घटाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो फैलता है। बाद बाकी दूसरे में क्या होगा, एक्सपेंड, बाद बाकी दूसरे में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो और भी छोटा साइज का होता चला जाएगा। तो ये है आपका जल से रिलेटेड टर्म, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर घनत्व पूछेगा कहां मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, तो इतना होता है। अगर 0 से 4 में कर रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है, 4 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो घनत्व घट रहा है। अगर 0 से 10 डिग्री कर रहे हैं तो पहले घनत्व बढ़ रहा है, फिर घनत्व घट रहा है। आंसर यहीं से देख करके आंसर करेंगे, इसी कर्व को देख करके। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री टेम्परेचर कर रहे हैं वाटर का, तो घनत्व बढ़ेगा, फिर घनत्व घटेगा। तो इस तरह का आंसर वहां पे करेंगे। ये था यहाँ पे इसके कुछ न्यूमेरिकल। अब देखिए बर्फ का जो घनत्व होता है और पानी का घनत्व, बर्फ के लिए भी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ, अगर हम आइस ले लेंगे, बर्फ के लिए लेंगे, तो याद रखिएगा ये 900 केजी पर क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ये सब डाटा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है मैक्सिमम जल के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री पे कितना होता है, तो 1000 होता है। आइस के लिए कितना होता है, तो ये 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसको ध्यान में रखना है, यही चीज आता है हमें। क्या लिखा है अंशु राय ने, क्या लिखे हो, सही से नहीं लिखे हो अंशु कुमार राय, जो बोलना चाहते हो। देखिए याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को, जैसे बर्फ है या फिर आप वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर जब आपका बर्फ बनता है तो एक्सपेंड करता है, और जब वह बर्फ बर्फ जब पिघलता है, जब बर्फ पिघलेगा तो उसके उसमें क्या होगा, इस तरह से मेल्ट करेगा तो उसमें फिर वो कंट्रैक्ट करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
जमने के बाद, राजेश कुमार, जमने के बाद, जमने का मतलब क्या, फ्रीज हो जाना, वो फैलता है जल। देखते होंगे आप, इस चीज को फील भी किए होंगे, बोतल के अंदर पानी भर करके फ्रिज में रख दीजिए, टाइट हो जाता है पूरा बोतल। तो चूंकि वो जो उसके अंदर जो पानी है वो बर्फ बना, तो वो फैल गया, पूरा टाइट कर दिया। तो सिर्फ जल में ऐसा होता है, अदर दूसरे में नहीं होता ऐसा। दूसरे में क्या करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करेगा तो और भी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलने का, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता बोलते हैं। तो आप यहाँ पे विशिष्ट उष्माधारिता का डेफिनेशन रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होना है, समझ लीजिए कहानी खत्म। विशिष्ट उष्माधारिता क्या कहता है, विशिष्ट उष्माधारिता, दो टर्म हम आपको यहां पे सिखाएंगे, एक विशिष्ट उष्माधारिता, एक उष्माधारिता भी सीखेंगे, एक उष्मीय चालकता। ये दो तीन पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। एक हमारा जो होगा वो है विशिष्ट उष्माधारिता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हम लोग हीट कैपेसिटी को भी देखेंगे, वो हमारा उष्माधारिता होगा। उसके बाद एक टर्म आता है हमारा, तीन टर्म को हम लोग यहां पे देखने, एक विशिष्ट उष्माधारिता, एक उष्माधारिता, दो टर्म हम लोग यहां से देखेंगे। पहले हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता को देखेंगे, लास्ट में हम लोग उसमें चालकता को देखेंगे। तो जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है, जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम लोग एस से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। ये इसका अगर फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि फिजिकली हम कैसे समझेंगे, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, इसका जो महत्व है वो क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस वो कितना हीट को अपने आप रख पाता है, जितना ज्यादा वो हीट को अपने आप रखेगा, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उतनी ही ज्यादा होगी। कम हीट को रख पाएगा तो कम होगी, ज्यादा रख पाएगा तो ज्यादा होगा। जैसे मेटल है, मेटल को आप गर्म कर दीजिए, देखिएगा थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या, वो अपने आप हीट को रख पाया, नहीं रख पाया। पानी को गर्म करके रखिए तो पानी थोड़ा ज्यादा देर तक रख पाता है, तो पानी का विशिष्ट उष्माधारिता ज्यादा होता है। आयरन का थोड़ा विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है, कम होता है। अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करके हीट को कम रखता है और बाहर रिलीज कर देता है तुरंत। तो जो बाहर रिलीज कर देता है उसको बोलते हैं उसमें चालकता। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी उसमें चालकता ज्यादा होगी, वो जल्दी हीट को ट्रांसफर करेगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दे किसी मेटल को, अगर उसकी उसमें चालकता बहुत ज्यादा है तो तुरंत हीट ट्रांसफर कर देगा, वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिसकी उसमें चालकता कम होगी, उसका हीट ट्रांसफर, उसके अंदर जो हीट होगा, टेम्परेचर होगा, वो हमेशा बना रहेगा, यानी उसके अंदर हीट ज्यादा होगा। तो जिसकी उसमें चालकता कम, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा, वो ज्यादा टाइम तक अपने अंदर हीट को रख पाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस विशिष्ट उष्माधारिता, यानी कहने का मतलब है कम हीट को ट्रांसफर करेगा, अपने अंदर वो ज्यादा रखेगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसमें चालकता जिसकी ज्यादा होगी, वो इजी हीट को ट्रांसफर कर देगा। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगा, चूंकि अपने पास नहीं रख पाया, वो तुरंत हीट को ट्रांसफर कर दिया, चूंकि उसकी उसमें चालकता क्या है, ज्यादा, हीट को ट्रांसफर कर दिया। तो उसमें चालकता ज्यादा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे देखिए ये स्पेसिफिक हीट है, और जिसके उसमें चालकता के बारे में बात करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट, उसमें चालकता, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं उसमें चालकता। तो ये आपका विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता है। और दूसरा आपका उष्मीय चालकता। ध्यान रखिएगा, ये उष्मीय चालकता, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, आंसर टिक करके निकलना है सोच करके। उष्मीय चालकता जिसकी ज्यादा होगी, उससे बहुत जल्दी हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ये हीट का ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। यानी कि जिसका ये उष्मीय चालकता ज्यादा होगा, उसका हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा। वो अपने पास हीट को नहीं रखेगा, हीट ट्रांसफर कर देगा। जब अपने पास हीट को नहीं रखेगा, इसका मतलब उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी ये जिसका ज्यादा, वो ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, अपने पास वो क्या करेगा, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता को, यानी कि हीट को कम रख पाएगा, इसलिए उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होगी, कम होगी।
ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, यही चीज आपके पॉइंट में लिखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा बताइए ना सर। सब टीचर इतना बताता है कि आप हीट के स्पेशलिस्ट टीचर है ना। देखिए आपको हीट में जितना चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही जानने की कोशिश कीजिए। ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा अभी नहीं पढ़ना। ज्यादा पढ़ना होता तो आप फाउंडेशन का बैच करिए, वहां पे हम आपको हीट और भी तरीके से पढ़ाएंगे, देखिएगा वहां पे आपको कितना अच्छे तरीके से और भी हीट समझ में आए। एक्चुअली जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से हम आपको ले जाना चाहते हैं कि ताकि फिजिकल फील भी आ जाए और क्वेश्चन भी नहीं छूटे और आपका समय के साथ वो चीज कवर भी हो जाए। तो हम आपका ये नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत समय हीट में ही दे दें, तो आप यहां से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज है। मेरा आंसर दीजिए नवीन कुमार। बताइए सर जी, क्या नवीन कुमार जी पूछा है, जमने के बाद आयतन पर क्या प्रभाव। अरे भैया, पानी को अगर आप ठंडा किए, फ्रिज किया, आइस बना, बर्फ बना, तो बोतल के अंदर टाइट हो गया, तो टाइट हो गया इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। एक्सपेंशन होगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पानी को बर्फ बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि वो एक्सपेंड कर जाता है। ये है नवीन कुमार सिंह। हाँ, अंशु कुमार, जमने के बाद वाटर का आयतन क्या होता है, वो बढ़ता है। बिल्कुल सही है, अगर वो बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। धर्मेंद्र कुमार काहे परेशान हो रहे हैं आप? का बैच जो है लाइट का हो चुका है, आप लाइट के लिए मत परेशान होइए। आप को जो सिलेबस है, ये हीट वगैरह भी टॉपिक जो था आपका हो चुका था, फिर भी हम आपको करवा दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जो क्लास चल रहा है उसको फोकस कीजिए, कहाँ हीट चल रहा है, कहाँ लेंस को देख रहा है। यार कुछ अच्छा सोचो, जो चल रहा है उसको लो यार। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। अब अभी पढ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम पूछेंगे उसमें चालकता क्या होता है, तो पता ही नहीं चल रहा उसमें चालकता क्या होता है। अरे भैया, जो चल रहा है क्लास में वहां फोकस करो ना। उसमें चालकता कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी अगर अपने पास हीट को नहीं रख पाता है, यानी वो हीट को ट्रांसफर कर देता है, इसकी उसमें चालकता क्या है, कम है। उसमें चालकता सॉरी उसमें चालकता ज्यादा है। उसमें चालकता ज्यादा होगा तो वो जल्दी हीट को ट्रांसफर कर पाएगा। उसमें चालकता अगर कम होगा तो हीट को ट्रांसफर धीरे धीरे करेगा, जल्दी नहीं कर पाएगा। तो अगर उसमें चालकता ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा कर देगा, अपने पास हीट को कम रखेगा। जब अपने पास हीट को कम रखेगा तो विशिष्ट उष्माधारिता उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे ही इसको आंसर करेंगे, वही चीज है। उसमें चालकता किसी भी वस्तु का ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा करेगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा करेगा तो अपने पास कम रखेगा, अपने पास कम रखेगा तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये था आपका विशिष्ट उष्माधारिता, यही पॉइंट इसके अंदर मेंशन है। इसमें विशिष्ट उष्माधारिता पानी के लिए कितना होता है, जल के लिए कितना होता है, तो वो होता है आपका 2200 जूल पर। अब अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा यहां इसका फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, कुछ इसके यूनिट भी पूछ ले आते हैं, तो यूनिट को भी ध्यान में रखना। तो आज के बाद याद रखना है कि विशिष्ट उष्माधारिता होता क्या है। विशिष्ट उष्माधारिता जो है वो किसी सब्सटेंस के अंदर एब्जॉर्बिंग हीट कैपेसिटी को बताता है कि अपने पास वो कितने हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अपने पास वो कितना हीट को रख पाता है, ज्यादा हीट को ज्यादा देर तक रख पाएगा, उसका मतलब उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, ज्यादा है। कम रख पाएगा तभी तो हीट को ट्रांसफर कर दिया, हीट ट्रांसफर कर देगा तो उसके पास कम बचेगा, तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले के लिए, तो आपको कहीं कहीं फॉर्मूला दिखता होगा इसके लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला दिखता होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखता होगा, हीट ट्रांसफर, ये एम एस डेल्टा टी भी दिखता होगा, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे एम एस थीटा भी देखते होंगे। ये डेल्टा टी और ये थीटा दोनों सेम ही चीज है। ये टेम्परेचर को चेंज को बताता है, ये भी टेम्परेचर चेंज को, नोटेशन है, दिखाने का तरीका अलग अलग है। आप अगर ये याद नहीं रखते हैं तो आप ये याद रखिए, अगर ये याद रखते हैं तो इसको याद नहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर दोनों याद रखिए। इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। कल हमने बताया था टेम्परेचर में चेंज, तापमान में अंतर क्या चीज होता है, कोई 50 पे है कोई 10 पे है, तो कितने का अंतर है, 40 का अंतर, वही 40 इसको बता रहा है। डेल्टा टी का मतलब होता है वो 40, एक 50 पे है एक 10 पे है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 40, तो वही 40। डेल्टा टी का मतलब होता है 40 यहां पे। तो अगर एम एस थीटा लिखा हुआ है, एम एस डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो आप किसी को दोनों चीज क्या है यहां पे सेम है। अगर हम बात करेंगे यहां पे कि जो फॉर्मूला है यहां पे विशिष्ट उष्माधारिता, उसके लिए Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। यहां से अगर हम, ये हमारा विशिष्ट उष्माधारिता है, अगर S कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन में M डेल्टा टी होगा। हम कह सकते हैं यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पे जितने वो हीट को अपने आप रख पाएगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा। यानी कि ये यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पे, यानी कि 1 केजी के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना हीट को वो रख पाएगा वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा। लेकिन जनरली फिजिकली आप समझिए कि जो ज्यादा अपने पास हीट को रखेगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा
तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका अगर यूनिट पूछ लेता है तो देखिए यूनिट कितना आसान बताना है, ये विशिष्ट उष्माधारिता है, ये विशिष्ट उष्माधारिता है, ये विशिष्ट उष्माधारिता को बताता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। विशिष्ट उष्माधारिता को ये बता रहा है, ये विशिष्ट उष्माधारिता है। अगर इसके यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो यूनिट होगा यहीं से देख करके, चूंकि हीट है तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, और नीचे आपका है यहां पे मास है ये, तो ये केजी। डेल्टा टी कल बताए थे तापमान में अंतर हुआ तो डिग्री सेल्सियस लिखिएगा, केल्विन लिखिए, दोनों आंसर सही है। तो इसका अगर यूनिट में अगर आपको मान लेते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस है और कहीं पे ऑप्शन में आपको जूल पर केजी केल्विन भी लिखा हुआ, फिर भी आंसर सही है। डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस लिखिए कि केल्विन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेल्टा टी होना चाहिए, टेम्परेचर में अंतर होना चाहिए, तापमान में अंतर वाला टर्म होना चाहिए, तब उसके लिए ये दोनों चीज क्या होता है, बराबर होता है। तो कहीं कहीं पे आपको जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस देगा, कहीं पे जूल पर केजी केल्विन, ऐसा नहीं कि हम ये जानते हैं ये जानते ही नहीं है। आपको सर ने बताया कि जहां भी तापमान में अंतर होगा उसके लिए ये दोनों चीज क्या होता है, समान होता है। तो इसके यूनिट को अगर हम बात करेंगे तो ये इसका ऐसा यूनिट है, ये इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात किए, दोनों सही है। तो इस तरह से जो विशिष्ट उष्माधारिता होगा इसका यूनिट आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि विशिष्ट उष्माधारिता होता क्या है, उसमें चालकता क्या होती है, उसमें चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है। सबसे कम जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, सबसे कम जो विशिष्ट सबसे कम जो आप कह सकते हैं उसमें चालकता होता है, वो एयर का होता है, यानी कि हवा का होता है। एयर का हवा का बहुत ही कम होता है उसमें चालकता, उसमें चालकता बहुत कम होगा तो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, वो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करेगा। हीट को ट्रांसफर, अगर आपसे पूछता है कि बताइए किसका उसमें चालकता सबसे कम है, तो आप सीधे कहेंगे हवा का उसमें चालकता क्या होता है, एयर का उसमें चालकता सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा के बारे में बात करेगा तो डायमंड वगैरह का सबसे ज्यादा होता है। हीट कीजिए, उसको टेम्परेचर दीजिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा, तुरंत हीट ट्रांसफर कर देता है सराउंडिंग को, उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा सबको हीट ट्रांसफर कर देता है। देखते होंगे अगर कढ़ाई को गर्म करते हैं या चम्मच को गर्म करते हैं, अगर उसको छूते हैं तो तुरंत हीट ट्रांसफर करता है, तो वो हीट उसकी उसमें चालकता ज्यादा है, इसलिए वो हीट ट्रांसफर करता है बहुत जल्दी। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, यानी कि उसमें चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी तो डायमंड का होता है, सबसे कम किसका होगा तो वो आपका एयर का होता है, यानी कि हवा का होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो यही सब चीज यहां पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है एक उष्माधारिता। उष्माधारिता एक विशिष्ट उष्माधारिता, एक उष्माधारिता था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उष्माधारिता कहने का मतलब है, विशिष्ट उष्माधारिता बोले तो ये एस हुआ, उष्माधारिता अगर बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा उष्माधारिता कैपेसिटी, यानी तो हीट कैपेसिटी इसको बोलिए, ये हमारा हीट कैपेसिटी को बताता है, यानी ये हमारा उष्माधारिता को बताता है। हीट कैपेसिटी किसको बताता है, m इंटू एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसमें अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस सब्सटेंस के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस उष्माधारिता देगा, यानी कि हीट कैपेसिटी देगा। तो घबराना नहीं, ये क्या चीज है यहां से आप कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई एक नाम दे दीजिए, इसको मान लेते हैं कि ये C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन में डेल्टा T हो जाएगा। इसका यूनिट अगर पूछ लेता है, उष्माधारिता का अगर यूनिट पूछता है तो आप कहेंगे ये जूल पर, ये टेम्परेचर है, डेल्टा T जो है यहाँ पे ये टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर इसको आप और में केल्विन बोलिए, दोनों का आंसर सही होगा। तो देखिए उष्माधारिता का यूनिट जूल पर केल्विन है, विशिष्ट उष्माधारिता का यूनिट था क्या था आपका, जूल पर केजी केल्विन था। तो दोनों में यही अंतर है, तो घबराना नहीं है। उष्माधारिता बोलेगा तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहीं से निकाल लेंगे, इतना अपन में इतना हो जाएगा। ये इसको अगर हम C बोल देते हैं तो ये हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन में डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे, यूनिट निकल जाएगा। Q हमारा हीट है तो जूल होगा, डेल्टा T में डिग्री सेल्सियस लिखिए या केल्विन लिखिए, हमारा विशिष्ट उष्माधारिता को बताएगा। विशिष्ट उष्माधारिता हमारा क्या होता है, सिर्फ S होता था। यहां से दोनों का यूनिट हम इजीली निकाल सकते हैं। यूनिट लिख लिया तो डायमेंशन भी इजीली बता सकते हैं, डायमेंशन भी इसका निकाल सकते हैं। तो यही चीज था, जूल का डायमेंशन यानी वर्क का डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन में बैठा सकते हैं, आप वहां से आंसर बता सकते हैं। तो ये था। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका उष्मा संचरण की विधि, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अलग अलग मोड्स में हीट का ट्रांसफर होता है, अलग अलग तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
उसको सीखने का कोशिश करेंगे। तो अगला नेक्स्ट है आपका उष्मा संचरण की विधि, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण की विधि। मोड्स मतलब विधि, हीट ट्रांसफर यानी कि उष्मा संचरण, ट्रांसफर मतलब संचरण, हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण। उष्मा संचरण की विधि, तीन विधि आपको पढ़ना है। इसी तीनों विधि का ज्यादातर यूज होता है। वो एक है आपका, इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक है आपका चालन, एक आपका यहां पे चालन, ये चालन। दूसरा है आपका संवहन, और तीसरा जो है आपका वो है आपका विकिरण। तीसरा जो है वो विकिरण, चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों मोड्स में हीट का ट्रांसफर होता है। चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ लेते हैं। हीट ट्रांसफर इन्हीं तीनों तरीके से होता है। अगर चालन के बारे में बात करेंगे तो चालन का जो होता है, ये जो चालन होता है ये हमारा सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। जो हमारा चालन है ये हमारा तीनों में होगा, या आप ऐसे बोलिए तीनों में होगा, यानी कि ये ठोस में होगा, ये द्रव में होगा, ये गैस में होगा। याद रखिएगा ये टर्म जो हम बता रहे हैं, चालन कहां कहां होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। संवहन कहां कहां होगा, तो जो संवहन होता है ये ठोस में नहीं होता है, ये द्रव और सिर्फ किस में होता है, गैस में होता है। इसके बाद जो विकिरण है ये कहीं भी हो सकता है। तो जो चालन है उसके लिए ठोस, द्रव और गैस, संवहन द्रव और गैस में होगा। अब आप कहेंगे सर ठोस में कैसे होता है, द्रव में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है चालन, संवहन द्रव में कैसे होगा, गैस में कैसे होगा? अगर आपसे पूछता है, अगर ये चीज आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे संवहन होता है, कैसे आपका चालन होता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है, ये रेडिएशन है। कंडक्शन बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। संवहन बोले तो आप कन्वेक्शन बोल सकते हैं, ये लिक्विड और गैस में होता है। और जो विकिरण है ये आपका वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे विकिरण होगा। तो पहला हम लोग आते हैं वो है आपका टर्म चालन का, फिर हम लोग संवहन पे आएंगे, फिर हम लोग विकिरण पे आएंगे। इसी के बारे में वहां पे लिखा हुआ है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसमें इतना ही चीज लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं सिर्फ इतना ही समझना है, रटना नहीं है। इसको समझ लीजिए, कहानी खत्म। एग्जाम में आप ऐसे ही आंसर करेंगे। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को लगाने का कोशिश कीजिए। तो इसीलिए चलते हम लोग बात करते हैं मोड्स के बारे में। जो मोड्स है आपका, पहला है आपका इस तरह से चालन। पहला है आपका यहां पे चालन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए चालन यानी कि कंडक्शन, चालन यानी कि कंडक्शन। ये कहां कहां होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में होगा। ठोस में कैसे होगा समझिएगा, ठोस में कैसे होगा, अरे फिजिकल समझिए इस चीज को, भारी नहीं बनाना है। ठोस में चालन कैसे होगा, आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो देखते होंगे, अगर मान लेते हैं कि आप खाना बना रहे हैं, आपको एक बर्तन है, बर्तन के अंदर एक चम्मच रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा चम्मच भी गर्म हो जाता है। तो वहां पे जो कंडक्शन होता है, सॉलिड में अगर कंडक्शन होता है, ठोस में अगर कंडक्शन होता है, तो ठोस में जनरली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। वो हमारा कढ़ाई चम्मच इधर उधर नहीं जाता है ट्रांसफर करने के लिए, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारा जो कढ़ाई है, कढ़ाई से मेरा चम्मच गर्म हो जाता है। तो वहां कंडक्शन होता है। दीवार है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर गर्मी बहुत कम है, और हमें हीट ट्रांसफर करके हमें गर्मी अगर दे रहा है, तो यहां दीवार के अंदर जो होगा, चूंकि ये ठोस है, इसके अंदर होगा तो क्या होगा, चालन होगा।
ठोस में संवहन नहीं होता है। तो दीवार के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हुआ है, उसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हुआ है, हमारे तक जो हीट पहुंचा है, हमारे तक जो गर्मी पहुंचा है, वो किस मोड से पहुंचा है? तो वो चालन से पहुंचा है। अब कहिएगा कि सर ये तो ठीक है कि ठोस में ऐसे हो गया, और ठोस में आप ये भी कह दिए कि ठोस में जब भी हीट का ट्रांसफर होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ज्यादातर हीट का ट्रांसफर होता है। लगभग 70%, मोर देन 70% हीट का ट्रांसफर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। किसमें? तो सॉलिड में होता है। अब अगर आप बात करेंगे कि बताइए कि लिक्विड और गैस के बारे में कैसे हम बताएंगे कि लिक्विड में कैसे होगा, तो इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है चालन के लिए, वो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए जो माध्यम होना चाहिए, इसके लिए जो माध्यम होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको, जो माध्यम होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, यानी कि स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। यहां पे हम मान लेते हैं किस तरह से, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां। देखिए समझने का तरीका है, अगर आप समझ जाएंगे तो कहानी खत्म है। ये मान लेते हैं आदमी है, इसके हाथ में एक, मान लेते हैं कि एक इसके हाथ में एक बुक है, ये बुक यहां पहुंचाना है, इस बुक को यहां पहुंचाना है, ये आदमी इसको दे देगा, ये आदमी इसको दे देगा, ये आदमी इसको दे देगा। तो क्या इस आदमी का मूवमेंट यहां से यहां हुआ? नहीं हुआ। तो इस आदमी का मूवमेंट नहीं हो करके अगर वह हीट ट्रांसफर कर देता है तो उसको बोलते हैं चालन। तो इसीलिए जो माध्यम होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, वो अपने जगह पे है, लेकिन वो हीट ट्रांसफर कर दिया। ये बुक किसको दे दिया, ये बुक किसको दे दिया, ये बुक किसको दे दिया, तो ये बुक यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, उसी तरफ से हीट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये आदमी यहीं का यहीं रहेगा। तो जो माध्यम होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, वो स्टैटिक होना चाहिए, वो माध्यम स्थिर होना चाहिए। तो चालन होने के लिए जो माध्यम है वो स्थिर होना चाहिए, और चालन जो होगा वो ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका चालन वाला था, ठोस वाला टर्म था। अब अगर हम द्रव और गैस के बारे में बात करेंगे, तो जो द्रव है, जैसे कि आप गर्म पानी है उसको बोतल में रख दीजिए, और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, और नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसको बोतल को आप रख दीजिए, देखेंगे धीरे धीरे जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो क्या पानी का उसमें मूवमेंट होता है क्या? पानी क्या इधर उधर फ्लो करके ठंडा होता है क्या बोतल के अंदर? पानी तो वही होता है, 2 लीटर अगर पानी भर दिए तो आप थोड़ा देर के बाद भी देखेंगे तो 2 लीटर पानी उसी लेवल में पड़ा हुआ है, फिर भी वो ठंडा हो गया। तो उस प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर किया है, हीट ट्रांसफर करेगा तभी तो ठंडा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर बाहर का कम टेम्परेचर है, पानी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म था, तो अपना हीट हाई टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर दे दिया, हीट ट्रांसफर कर दिया, तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो गया वहां पे। तो हम कहेंगे वहां पे भी क्या हुआ? कंडक्शन हो गया। माध्यम क्या था? स्थिर था, पानी का फ्लो नहीं हो रहा था, पानी स्थिर था और हीट ट्रांसफर कर दिया, तो कहेंगे वहां पे क्या होगा? चालन होगा। गैस में भी सेम केस है, गैस का फ्लो नहीं होगा, हीट ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए चालन ठोस में होगा, द्रव में भी होगा, गैस में होगा। और माध्यम कैसा होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर होकर के वो हीट ट्रांसफर कर देता है, तो वहां पे क्या होगा? चालन होगा। और चालन जनरली ठोस में होगा, द्रव में होगा और गैस में होगा। और ठोस में जब कभी भी होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हीट ट्रांसफर होता है, ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं अगला जो है आपका चालन के बाद, वो है आपका संवहन। देखिए जो पॉइंट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यही थ्योरेटिकल पॉइंट जो है आपको नोट्स में मेंशन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, वो काफी है। चलते हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो टर्म है वो है आपका संवहन। संवहन बोले तो कन्वेक्शन, ज्यादा इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना है, समझना है। चालन, ठोस, चालन कहां होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में होगा। ठोस में कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वहां पे होगा। लेकिन क्या वो दीवाल यहां से यहां आ जाता है हीट ट्रांसफर करने के लिए? दीवाल का मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी वो हीट ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो माध्यम कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और हीट ट्रांसफर जो करेगा वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस होगा। तीनों के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? सॉलिड है तो स्थिर रहेगा, लिक्विड है तो स्थिर रहेगा, गैस होगा तो स्थिर होगा। तभी हीट ट्रांसफर अगर करता है तो उसको क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। संवहन के बारे में बात करते हैं। जो संवहन है ये आपका दो चीज में होता है, एक तो द्रव में होता है और आपका एक किस में होता है? गैस में होता है। इसमें ठोस में नहीं होता है। जो संवहन है ये ठोस में नहीं होता, भूल जाइए,
संवहन किसमें होगा? द्रव में होगा, गैस में होगा। और इसके लिए जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा माध्यम होना चाहिए? वो बहता हुआ होना चाहिए, फ्लो करता होना चाहिए, फ्लोइंग होना चाहिए। फ्लो करते हुए, अगर फ्लो करते हुए ट्रांसफर कर देता है, जैसे पाइप के अंदर अगर स्टीम जा रहा है, अगर पाइप के अंदर अगर हम गर्म पानी को फ्लो करवा रहे हैं और वो धीरे धीरे अगर हीट ट्रांसफर कर दे रहा है, वो ठंडा हो रहा है पाइप के अंदर ही पानी, और वो फ्लो करते हुए ठंडा कर रहा है, तो हम कहेंगे वहां पे क्या हो रहा है? संवहन हो रहा है। तो देखिए ये लिक्विड में भी हो रहा है, और गैस के बारे में, तो गैस भी अगर चलते हुए अगर फ्लो करते हुए ट्रांसफर कर देता है, तो वहां पर क्या कहते हैं? संवहन। एक बेसिक सा एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बेसिक सा मान लेते हैं कि कोई एक प्लेट है यहां पे, और इस प्लेट का टेम्परेचर मान लेते हैं ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये प्लेट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ये प्लेट है हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे है। और बाहर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा अच्छा आप कह सकते हैं 30-32, बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर 22-24 डिग्री पे आदमी कंफर्टेबल रहता है। जो ह्यूमन बींग्स होता है वो 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? अच्छे से रहता है, यानी कि कंफर्टेबल रहता है। मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है ये गर्म है, ये क्या है आपका? ठंडा है। तो इधर ठंडा जो एयर होगा वो इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, और यहाँ पे ये ठंडा एयर है, ये गर्म एयर, यहाँ पे गर्म प्लेट है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत हीट दे देगा इसको। क्यों? ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, ये तुरंत इस हवा को तुरंत हीट दे देगा, और ये हवा को हीट देगा, ये ठंडा होगा। इसके बाद हवा क्या करेगा? वो हीट लेने के बाद, वो हवा क्या करेगा? उस हीट लेने के बाद उसकी घनत्व घट जाएगी और वह ऊपर चला जाएगा, वो कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो हमने क्या बोला कि गैस में भी होगा, द्रव में भी ऐसा होगा, संवहन हमारा गैस में भी होगा। तो एयर क्या है? गैस की तरह ट्रीट करते हैं। तो गैस आया फ्लो करते हुए या मोशन करते हुए, फ्लो करते हुए आया, इससे हीट लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, उसकी डेंसिटी घटी और ये ऊपर चला जाता। तो देखते होंगे जो आपका ऊपर में तैरता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका घनत्व कम होता है, इसलिए तो वो तैरता है ऊपर, तो ऊपर चला जाता है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने पास हीट रखता है कि टोटल ट्रांसफर कर दे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड होता है, तभी तो वो मजबूत होता है। तो जैसे ही आप उसको हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद वो फ्री हो जाता है मूवमेंट करने के लिए, वो एक दूसरे को एनर्जी देना शुरू कर देता है। ये उसको देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, इस तरह से एनर्जी दे करके वो पूरे हर जगह क्या कर देता है? एनर्जी को फैला देता है, और देखते होंगे कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो अगर मेटल में पूछेगा तो आप सीधे कहेंगे मेटल के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है, मेटल के अंदर जो आपका किस मोड्स में हीट ट्रांसफर हुआ है, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे वहां पे आप चालन के विधि द्वारा हुआ है। चालन में विधि द्वारा हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। ये बात है। तो ये था आपका संवहन। संवहन कैसा होना है? संवहन आपका द्रव और गैस में होगा। और संवहन कैसा होना चाहिए? वो फ्लो करते हुए हीट ट्रांसफर कर देगा। फ्लो करते हुए यानी कि वो फ्लो करते हुए अगर हीट ट्रांसफर कर रहा होगा तो वहां पे हम कहेंगे संवहन होगा। अब एक टर्म आता है आपका यहाँ पे रेडिएशन का, एक टर्म आता है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक टर्म है आपका रेडिएशन का। हम बात करते हैं यहाँ पे रेडिएशन के बारे में। अगर हम बात करेंगे सर, लिक्विड कंडक्शन अगेन। अरे भैया ये बोतल देख रहे हो, इसके अंदर मान लो गर्म पानी है। गर्म पानी है तो बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री है, गर्म किए हो इसको तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको थोड़ा देर तक छोड़ दो यहीं पे, तो क्या ये इस बोतल का पानी जिस टेम्परेचर पे है क्या उसी टेम्परेचर पे रहेगा? ये तो अपना हीट बाहर रिलीज करेगा ना, बाहर हीट देगा कि नहीं? हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर कर देगा। तो इसका टेम्परेचर घटना शुरू होगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में, ये नॉर्मल टेम्परेचर में धीरे धीरे घटते घटते पहुंच जाएगा। जो बाहर का टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर हो जाएगा। क्या इस पानी का कहीं फ्लो होकर के हीट ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पानी स्थिर है लेकिन हीट ट्रांसफर कर रहा है, यहां कंडक्शन होगा, यहां चालन होगा। ये चीज था। विकास कुमार समझ में आया? बताओ विकास। चलिए रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। जो रेडिएशन है, विकिरण, रेडिएशन यानी कहने का मतलब विकिरण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो विकिरण है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं
रेडिएशन यानी कि विकिरण। विकिरण के लिए जरूरी है कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर हो। इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि क्या माध्यम है, इसमें माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, इसका माध्यम क्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हीट ट्रांसफर कर सकता है अगर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होगा। सन से अगर आपको हीट पहुंचती है तो एक विकिरण के थ्रू हीट पहुंचती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग की तरह आपके तक पहुंचती है और जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर से अगर आपको हीट मिल रही है तो विकिरण के थ्रू। सन से जो लाइट आती है, सन से जो प्रकाश आती है आप तक, उससे जो आपको एनर्जी मिलता है वो आपका रेडिएशन के थ्रू। आप आग जला करके आप उसके अंदर खड़े हो जाते हैं, उसके सामने आपको जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू मिलता है। ये था आपका विकिरण। इसको किसी माध्यम से कोई लेना देना, माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। माध्यम दो ही चीज में होना चाहिए, एक में स्थिर होगा, एक में फ्लो करते हुए होगा। रेडिएशन को कोई लेना देना नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये था आपका तीनों पॉइंट, इसी के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना पॉइंट हम आपको बताएं इतना पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और जाकर के क्वेश्चन बनाइएगा। आपसे क्वेश्चन 100% श्योर है क्वेश्चन लगेगा, लेकिन सोच करके आंसर कीजिएगा कि पूछा क्या है, आंसर क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे टर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, यानी कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, उष्मा गतिकी का पहला नियम क्या कहता है, उसके बारे में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको बोलते हैं हम, अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट लॉ है किसका, थर्मोडायनामिक्स का। तो इसको हम बोलेंगे उष्मा गतिकी का पहला नियम। ये उष्मा गतिकी का पहला नियम से किसके बारे में पता चलता है, एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो आंसर करते थे तापमान के बारे में। उष्मा गतिकी के पहले नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो क्या आंसर करेंगे, आंसर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता चलता है। यानी इस पॉइंट को अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहां पे लिख रहे, लिखा हुआ है नीचे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह पहला ही क्वेश्चन पूछता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। उष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। उष्मा गतिकी का जो पहला नियम है उससे किसके बारे में पता चलता है, तो तुरंत ठोक करके आंसर करेंगे उसका क्या, उसका आंसर करेंगे उसमें उष्मा क्या होता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो लॉस होता है ना तो गेन करता है। हम उसके ऊपर यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो तापमान के बारे में पता चलता है। उष्मा गतिकी के शून्य पहले नियम से किसके बारे में पता चलता है, ऊर्जा उष्मा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस केस में इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएगा। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, ये मैक्सिमम कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा। उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम से किसके बारे में पता चलता है, तापमान के बारे में। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से किसके बारे में पता चलता है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में पता चलता है। तो ये दो बातें यहां से ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं उष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उष्मा गतिकी का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर देते हैं। तो उसमें क्या कहता है उसको सिंपली देखिए। यहां पे ये मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, ये मान लेते हैं कि एक सिस्टम है और इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं इस तरह से। थोड़ा सा इंक का इशू है, 1 मिनट वेट कर लीजिए और आपका ये फर्स्ट लॉ आज खत्म हो जाएगा। ये तो रहने दीजिए, हो जाता है, इतने में काम हो जाएगा आपका। इसको आप हीट दिए, कुछ हीट इसके अंदर आया, वो हीट इसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आप किसी चीज में हीट सप्लाई करते हैं तो आप चाहते हैं ना, किसी चीज को अगर खर्चा करते हैं किसी चीज पे तो आप चाहते हैं उससे कुछ आउटपुट मिले, तो आपको कुछ ये आउटपुट दे दिया जो कि वर्क के फॉर्म में दे दिया, लेकिन कुछ लॉस आपका होगा, जो कि मान लेते हैं कि कुछ इसमें लॉस नहीं हुआ। एक साइकिल में वर्क कर रहा था, इसको आप हीट दिए तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो गया, पहले का टेम्परेचर कुछ और होगा, जब इसको आप हीट देंगे तो इसका तापमान में चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर में ही एनर्जी डेवलप हो जाएगा और वो
कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ एनर्जी यहीं रहेगा। तो यहीं से एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन आता है, डी डैश क्यू इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाता है, डी डैश डब्ल्यू। कहीं कहीं पे मिलेगा आपको डी डैश क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डैश डब्ल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ऐसा नहीं है यहाँ डी यू है यहाँ डी है, दोनों एनर्जी को ही बताता है, चेंज इन एनर्जी को बताता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। लेकिन एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो होता है वो किसके बारे में, किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ये क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। क्योंकि इससे और ज्यादा डेप्थ में आपको पूछेगा नहीं क्वेश्चन, तो ज्यादा जाना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए, एनफ है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें जो हीट का टॉपिक बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं पे एंड हो रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जितना पॉइंट हम आपको आज बताए हैं, इतना पॉइंट आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, हमेशा दौड़ते रहना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपको वो सब्जेक्ट आ रहा है, उतना कर लीजिए, काफी है। चलिए, ओके, बाय बाय। क्या दिक्कत हो गया नवीन कुमार सिंह को? सर क्या बता रहे हैं, बता दीजिए। वया फिर से लिखिए। नवीन कुमार सिंह, आपका कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा, आप क्या लिखे हैं? व्यतीकरण, इंटरफेरेंस, व्यतीकरण, यार वो सब नेक्स्ट आगे हम लोग उस लाइट वाला जो टॉपिक था उसमें व्यतीकरण वगैरह पढ़ना है। इंटरफेरेंस वगैरह के बारे में हम लोग को वहां पे जानना होता है। तो ये तो आपका हीट का टॉपिक चल रहा है, तो अभी इतना तक ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हीट पढ़ी है ना। अभी पढ़ कुछ रहा, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे ये हैं, देखिए आप अगर आप इस चीज को फील किए होंगे, कहीं जा रहे हैं आप, और मान के चलते हैं कि कहीं आप जा रहे हैं, आपका एग्जाम है, माइंड में अगर मान ले कहीं जा रहे हैं आप, ऐसे रैंडमली सोचिए कि कहीं आप जा रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो पता चलेगा कहीं धक्का खा के गिर जाइएगा। अरे जहां जा रहे हैं उसको फोकस कीजिए ना, हमको जहां जाना है तो उस रास्ते से, जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जहां जाना है वहां हम पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम जा रहे हैं कहीं और हम सोच रहे हैं कहीं और, तो धोखा खाएंगे। नवीन सिंह, इसलिए मैंने बोला कि जो करिए परफेक्ट कीजिए, जो कीजिए अच्छे से कीजिए, नहीं तो दूसरे चीज को इग्नोर कीजिए वहां पे। इसलिए जो कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, जितना ही देर कीजिए अच्छे से कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। धर्मेंद्र कुमार छूट गया है तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा वहां से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को वो चीज कंप्लीट हो चुका है। आप वहां से भी देख सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे का हो चुका है। नहीं तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर देंगे जिसमें आपको देखा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो चीज रह गया है आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, देख लेते हैं, लास्ट में जैसा भी करना होगा हम कर देंगे, क्योंकि ये आपका बैच अब खत्म ही होने वाला है। फिर भी जो हीट का टॉपिक था, ये टॉपिक आपका हो चुका था, फिर भी हम हीट वाले टॉपिक को हम करवा रहे हैं। तो क्लास जब समय पे कीजिएगा तो 100% मिलेगा, क्लास जब छोड़िएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चलते हैं, आज क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। ओके, बाय।